हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड का पार्ट 2 मतलब जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था वो करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए और नोट्स बनाइए। तो चलिए जितना भी चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन है पढ़ते हैं। अब देखिए इंडिगो की खेती कैसे होती थी, नील की खेती जो थी कैसे होती थी। देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रैयती। दो मेन सिस्टम्स थे, निज और रैयती। निज कल्टीवेशन, विद इन द सिस्टम ऑफ निज कल्टीवेशन द प्लांटर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड. He either bought the land or rented it from the zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. देखिए नील की खेती करने के लिए दो मेन तरीके थे, एक तो निज और रैयती। अब जो निज सिस्टम था तो इसमें होता क्या था कि जो प्लांटर होते थे, जो बागान मालिक होते थे, वो खुद अपनी ज़मीन में नील का प्रोडक्शन करते थे। जो बागान मालिक होते थे अपनी ही ज़मीन में खुद ही नील का प्रोडक्शन करते थे। या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन रेंट पर ले लेते थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता था वो ज़मीन खरीद लेते थे, ओन कर लेते थे उसको, और अगर ख़रीदते नहीं थे तो वो रेंट पर ले लेते थे ज़मींदारों से और मज़दूरों को काम पर लगा देते थे पैसे देकर और नील की खेती करवाते थे उनसे। ये था निज सिस्टम। अब देखिए लेकिन इसमें भी समस्याएं थीं, इसमें भी प्रॉब्लम्स थीं। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो प्लांटर्स थे, बागान मालिक जो थे, उनको निज खेती का जितना एरिया था उसको फैलाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्योंकि नील की खेती जो थी वो केवल फर्टाइल लैंड पर ही की जा सकती थी। जो फर्टाइल लैंड होगा, उपजाऊ भूमि होगी, उसी पर नील की खेती की जा सकती थी। अब ऐसी ज़मीनों पर जो पॉपुलेशन थी वो पहले से ही ज़्यादा थी, आबादी थी, जो लोग रह रहे थे, जो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। अब देखिए नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े जो लैंड के पार्ट्स होते थे, बड़े बड़े एरिया लैंड का, उसकी ज़रूरत थी। अब इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री, इंडिगो की फैक्ट्री के आसपास लीज पर ज़मीन लेने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने सोचा जो इंडिगो फैक्ट्री यहाँ पर है उसके आसपास लीज पर ज़मीन ले लेते हैं, पट्टे पर ले लेते हैं, और वहाँ के किसानों को इन्होंने हटवा दिया। अब इससे क्या हुआ, अब इससे क्लैश और एक टेंशन वाला माहौल पैदा हो गया। इस तरह का जब इन्होंने किया कि वहाँ के किसानों को हटवा दिया और पट्टे पर आसपास ज़मीन लेने लगे, तो टकराव होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो वहाँ पर टेंशन का माहौल हुआ और कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हुए। अब देखिए जो लेबरर्स थे उनका भी इंतज़ाम करना इतना आसान नहीं था कि आसानी से लेबरर्स मिल जाएंगे और हम बस खेती करवा लेंगे। जो बड़े प्लांटर्स होते थे उनके लिए बहुत सारे लेबरर्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो बड़े प्लांटर्स हैं, उनके पास बड़े बागान हैं, तो उनको बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। अब जो लेबरर्स की जो ज़रूरत थी वो सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में बिज़ी होते थे, राइस कल्टीवेशन में। उसी समय इनको लेबरर्स की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा होती थी। अब देखिए बड़े स्केल पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल चाहिए होते थे, बहुत हल बैलों की भी ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो मतलब प्लाउज की ज़रूरत पड़ती थी और बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। एक बीघा नील, बीघा आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि 70 बीघा 80 बीघा मेरे इतने खेत पड़े, उतने खेत पड़े। तो ये बीघा जो है वो एक ज़मीन को मेज़र करने का एक स्केल है, ये पैमाइश है उसकी, ये ठीक है, ज़मीन की एक माप है। तो और ब्रिटिश के शासन से पहले बीघे का जो मेजरमेंट होता था वो भी अलग अलग होता था। मतलब पता चला जैसे बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में एक बीघे का एरिया लगभग लगभग 1 एकड़ का 1/3 होता था। तो ऐसे अलग अलग जगह पर उस बीघे का जो मेजरमेंट था वो भी अलग हुआ करता था। तो निज कल्टीवेशन बड़े स्केल पर करने के लिए बहुत सारे प्लाउज और बुलॉक्स, ठीक है, हल और बैल बहुत सारे चाहिए होते थे। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी प्लांटर के पास में
1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। अब हलों को खरीदना और उनका रख रखाव, मतलब प्लाउस को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे क्योंकि वे अपने लिए यूज़ करते थे उसको, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी, तो वे कहाँ से देते। और जिस समय जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के प्लाउज और बुलक्स जो हैं वो चावल की खेती में बिजी होते थे। अब देखिए 19th सेंचुरी के आखिर तक जो प्लांटर्स थे वो निज खेती का एरिया फैलाने में बहुत हेजिटेशन रखते थे, बहुत हेजिटेट करते थे कि जो निज खेती जहाँ पे कर रहे हैं उसका एरिया हम बढ़ाएं बड़े लेवल पर, तो बड़ा हेजिटेट करते थे उसमें। अब इस सिस्टम के तहत इंडिगो के प्रोडक्शन वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। समझ रहे हैं आप कि मतलब जो ये सिस्टम था, जो निज सिस्टम, इसके तहत जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, जो नील की पैदावार थी, उसकी 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी जो थी ज़मीन वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। मतलब अभी जो दूसरा सिस्टम है रैयती सिस्टम, वो बाकी की उसके अंडर में होती थी। तो मतलब निज में कितने परसेंट आती थी इंडिगो प्रोडक्शन वाली, 25% से भी कम ज़मीन आती थी, और बाकी बची हुई किस में जाती थी, रैयती सिस्टम में जाती थी। अब रैयती सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो ये प्रॉब्लम्स थी निज सिस्टम की। अब देखिए रैयती सिस्टम क्या था। अंडर द रैयती सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स्ड द रैयत्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट, सट्टा भी कह लीजिए। एट टाइम्स दे प्रेशराइज्ड द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन, मैंने 2 बार लिख दिया है, टू साइन द एक ही बार है, टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रैयट्स। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the riot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. The planter provided the seed and the drill, while the cultivator prepared the soil, sowed the seed, and looked after the crop. थोड़ा सा बचा हुआ है, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी के आगे से ये है, क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं था तभी मुझे इरेज करना पड़ा। व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वॉज गिवन टू द रैयत एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। आप सोच रहे होंगे इसमें लिखना बहुत पड़ा, नहीं, अब जब रैयती सिस्टम को पूरा समझना है तो उसके नोट, जब हम लोग पूरे चैप्टर जो मेन पॉइंट्स हैं उसके नोट बना रहे हैं, तो ये रैयती सिस्टम में तो पूरी तरीके से समझने के लिए इतना लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए अब मैं इसको पूरी अच्छे से समझा देता हूँ आपको। अब देखिए रैयती सिस्टम में होता क्या था, इसमें जो प्लांटर होते थे, बागान मालिक, वो रैयतों के साथ में, रैयत आप समझ चुके होंगे, मैंने आपको बताया था, रैयत कह लीजिए, पहले किसान को रैयत कहा जाता था। तो जो प्लांटर्स होते थे, बागान मालिक, वो रैयतों के साथ में एक एग्रीमेंट कर लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, उसको सट्टा भी आप कह सकते हैं, ये कहा जाता था। ठीक है, कई बार वे गांव के जो हेडमैन होते थे, मुखिया लोग, ठीक है, तो मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से, किसानों की तरफ से समझौता करने के लिए उनको बाउंड कर देते थे कि आप उनके बिहाफ पर, मतलब जो विलेज हेडमैन हैं वो अपने, उनके गांव में जितने भी आते हैं रैयत, उनके बिहाफ पर आप समझौता कर लीजिए। ठीक है, आप एक हमारे साथ में एग्रीमेंट कर लीजिए। जो एग्रीमेंट पर साइन कर देते थे उन्हें इंडिगो उगाने के लिए लो इंटरेस्ट रेट पर, जो प्लांटर होते थे, बागान मालिक होते थे, उनसे कैश मिल जाता था। बागान मालिक उनको कैश दे देते थे, नकद कर्जा दे देते थे, कैश लोन उनको मिल जाता था। ठीक है, अब देख लिए लोन लेने वाले जो रैयत होते थे, जिन्होंने लोन लिया वो रैयत, वो अपनी कम से कम 25% लैंड पर, अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर इंडिगो की खेती करेंगे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यही था कि आपने लोन लिया है तो आपको कम से कम 25, अपनी जितना भी आपका ज़मीन है उसके 25% लैंड पर आपको इंडिगो की खेती करनी होगी। अब जो प्लांटर्स होते थे, बागान के मालिक, वो जो सीड्स हो गए, बीज हो गए, और जो ड्रिल हो गए, मतलब जो और भी उपकरण ज़रूरत पड़ेगी बोने के लिए, वो मुहैया करा देते थे। ठीक है, वो अवेलेबल करवा देते थे। जबकि
सॉइल को प्रिपेयर करना मतलब मिट्टी को तैयार करना। कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देख रेख का जिम्मा, देखभाल का जिम्मा, ये सब काश्तकारों के ऊपर होता था, मतलब किसानों के ऊपर होता था, ठीक है। और फिर जब कटाई के बाद में, जो कटाई के बाद में फसल जो होती थी वो बागान मालिक को, प्लांटर को सौंप दी जाती थी। तो रैयत को, किसान को नया लोन मिल जाता था। अब उसने फसल कटाई हो गई, उसने बागान मालिक को सौंप दी, अब उनको तुरंत नया लोन मिल जाएगा रैयत को। और फिर यही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता था, पूरा वही जो प्रोसेस शुरुआत से हम लोगों ने पढ़ा, जो जो होता था रैयती सिस्टम में, वहीं फिर शुरू हो जाता था। और फिर जब वो कटाई के बाद में फसल सौंप देते थे प्लांटर को, फिर उनको नया लोन मिल जाता था। अब देखिए, जो किसान पहले, अब किसानों को तो लोन की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, और शुरुआत अब भाई इतनी आसानी से उनको लोन मिल रहा था, तो पहले तो वो लोन से बड़ा आकर्षित थे, बड़ा अट्रैक्टेड थे कि हाँ बहुत अच्छे, आसानी से बढ़िया से लोन मिल रहा है। लेकिन उन्हें अब जल्दी ही समझ में आ गया कि ये सिस्टम बड़ा जो है कठोर सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है ये। उन्हें जो इंडिगो की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी, जो किसानों को जो कीमत मिलती थी वो बहुत की कम थी। और ये जो लोन का सिलसिला था, जो लोन साइकिल था, कर्ज़ों का सिलसिला, ये नेवर एंडिंग था, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये चलता ही रहता। आप फसल काट के देते, फिर आपको लोन मिल जाता, फिर फसल, तो ये लोन के ही चक्कर में फंसे रहते हैं। तो प्रॉब्लम्स और भी थी, लेकिन प्लांटर चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही, जो सबसे फर्टाइल लैंड हो, उन्हीं पर इंडिगो की प्लांटेशन करें, उन्हीं पर नील की खेती करें। लेकिन इंडिगो के साथ परेशानी यह थी, अब देखिए इंडिगो जो क्रॉप होती है नील, इसके साथ में दिक्कत ये थी कि उसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो बहुत गहरी होती हैं, वो बहुत नीचे तक जाती हैं। तो वो मिट्टी के जितने भी, अब जब इतना नीचे तक जड़ जाएगी तो मिट्टी के जितने भी मिनरल्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए चीज़ें हैं, वो सब खींच लेती थी। तो नील की जब कटाई हो जाती थी, हार्वेस्टिंग हो जाती थी इंडिगो की, उसके बाद वहाँ पर धान की खेती, जो राइस का प्रोडक्शन होता था, वो राइस कल्टीवेशन नहीं हो सकता था वहाँ पर, क्योंकि राइस को, धान को उगने के लिए मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए उसको। लेकिन इंडिगो क्रॉप जो है वो पहले ही उस मिट्टी से सब कुछ खींच चुकी है, तो उसके बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ये थी समस्या। अब जब इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, हमने देखा, पहले निज सिस्टम को देखा, फिर रैयती सिस्टम को देखा, तो सिंपल सी बात है, शोषण ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, फिर उस चीज़ का विद्रोह शुरू होगा। ये देखिए, 19 सेंचुरी, अर्ली 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी की शुरुआत में बंगाल के मज़दूर ये इंडिगो की खेती कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया में इंडिगो के प्लांट्स की कटाई, हार्वेस्टिंग ज़्यादातर मेल ही करते थे, पुरुष ही किया करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इसमें नील के पौधों के गट्ठर जो हैं ये फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि आखिर इंडिगो कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, कैसे उत्पादन होता था इसका। तो पहले ये ध्यान से देख लीजिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें जो नील के पास में फील्ड्स हैं, इंडिगो फील्ड्स हैं, नील के खेत हैं, उनके पास में ये एक इंडिगो की फैक्ट्री है, नील का कारखाना, ठीक है। और इस पिक्चर को बनाया है विलियम सिम्पसन ने 1863 में, ध्यान से देखिए। अभी ये जो आप देख रहे होंगे बीटर वैट, फर्मेंटिंग वैट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बता दूंगा, ध्यान से क्या है, इनका क्या यूज़ था, इसको ध्यान से पिक्चर को देखिए आप। पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ कि कैसे इंडिगो प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो जो इंडिगो विलेजेस होते थे, जिनको कहा जाता था नील गांव, वो यूजुअली प्लांटर्स की फैक्ट्रीज़ के आसपास ही होते थे। जो बागान मालिक होते थे उनकी फैक्ट्रीज़ के आसपास ही होते थे। हार्वेस्टिंग के बाद में जो इंडिगो का प्लांट होता था, उसको कारखाने में वैट्स बने होते थे। वैट्स का मतलब आप समझ लीजिए हौद, हौद मतलब वेसल, ठीक है। और आसान भाषा में अगर समझना है तो सिंपल सा टैंक कह लीजिए, ठीक है। उनमें पहुंचा दिया जाता था। अब डाई बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए लगभग 3 या 4 वैट्स होते थे, ठीक है। 3 या 4 वैट्स की ज़रूरत होती थी, और हर वैट का अलग काम होता था, हर वैट का सेपरेट फंक्शन होता था। जो लीव्स होती थी
उनको क्या कर लिया जाता था, इनको तोड़ लिया जाता था इंडिगो प्लांट से, और उनको सबसे पहले सोक कर दिया जाता था गर्म पानी में, वार्म वाटर में, ठीक है, एक वैट में, जिसको फर्मेंटिंग वैट भी कहते थे, फर्मेंटिंग वैट कह लीजिए, स्टीपर वैट कह लीजिए, उनमें इनको सोक कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था गर्म पानी में, और कई घंटे तक उसमें पड़े रहते थे, कई घंटे तक वो लीव्स डूबी रहती थी उसमें। तो उसके बाद में जब वो फर्मेंट हो जाते थे प्लांट्स, तो उस लिक्विड में बबल्स आना शुरू हो जाते थे, ठीक है। अब क्या किया जाता था, जो रॉटन लीव्स होती थी, सड़ी हुई पत्तियां, उनको बाहर निकाल लिया जाता था, और सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था, हटा दिया जाता था, और जो लिक्विड होता था उसको एक और वैट में छान दिया जाता था, दूसरे वैट में, ठीक है। और जो दूसरा वैट होता था, तो दूसरा वैट पहले वैट के जस्ट नीचे होता था, जस्ट बिलो होता था। अब देखिए, दूसरा वैट जो होता था उसको बीटर वैट कहते थे, ठीक है, बीटर वैट। तो इसमें क्या करते थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पिक्चर देखी थी, तो उसमें आपने देखा था कि बीटर वैट बना हुआ था। तो वहाँ पर इस लिक्विड को लगातार स्टिर करते थे, हिलाते रहते थे, ठीक है। और पैडल्स जो होते थे, पैडल्स से इसको बीट किया जाता था, ठीक है, पैडल्स से उसको बीट करते रहते थे। और जब लिक्विड धीरे धीरे हरा और फिर ब्लू बन जाता था, तब उसमें लाइम वाटर मिला देते थे, चूने का पानी मिला देते थे। फिर क्या होता था, धीरे धीरे जो इंडिगो होते थे, इंडिगो जो नील होती थी, वो सेपरेट हो जाती थी, और वो पपड़ियों में, पतली पतली पपड़ियाँ जो होती थी, वो जम जाती थी नीचे बॉटम में। फिर क्या किया जाता था, नीचे पपड़ी जम जाती थी और ऊपर साफ पानी आ जाता था। अब वो जो लिक्विड होता था उसको छानकर अलग कर लिया जाता था, और नीचे जो इंडिगो जम गई है, नील जो जम गई है, ठीक है, उसको इंडिगो पल्प कह लीजिए, नील की गाद कह लीजिए, लुगदी कह लीजिए, उसको दूसरे वैट में डाल देते थे। इस वैट को सेटलिंग वैट कहते थे, और वहाँ पर सेटलिंग वैट में इसको प्रेस किया जाता था और सुखाया जाता था, और फिर बेच दिया जाता था बिक्री के लिए। ये देखिए, इंडिगो के प्लांट्स को कैरी करके वैट तक विमेन ही लेकर जाती थी, महिलाएं ही इसे ढोकर लेकर जाती थी। ये देखिए, ये वैट बीटर है। तो इस मज़दूर के हाथ में आप देख रहे होंगे एक पैडल है। ये इंडिगो मज़दूर जो होता था, ये वैट में पड़े हुए लिक्विड को स्टिर करता था, हाथ में जो इसके पैडल है इसी से ये स्टिर करता था। और इन मज़दूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे, वेस्ट तक भरे नील के लिक्विड में, इंडिगो के लिक्विड में खड़े रहना पड़ता था। अब देखिए, इस पिक्चर में नील प्रोडक्शन का लास्ट स्टेज जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए, एक जो वर्कर है वो इंडिगो पल्प को दबाकर, ये जो यहाँ पर मोल्ड कर रहा है उसको, ये मोल्डिंग फ्रेम्स हैं, ठीक है, सांचे हैं, तो उसमें दबाकर उस पल्प को भर रहा है, ठीक है। और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वर्कर, ये क्या कर रहा है, ये उन पल्प को काट कर उस पर स्टैंपिंग कर रहा है, स्टैंप लगा रहा है। उसके पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये वाला जो मज़दूर है, ये इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो ये पूरा इंडिगो के प्रोडक्शन का प्रोसेस था। मैंने सोचा कि ब्लू रेबेलियन पढ़ाने से पहले मैं ये पूरी अच्छी तरह समझा दूँ, और आई थिंक आप समझ भी गए होंगे अच्छी तरीके से। तो अब देखिए, द ब्लू रेबेलियन। In March 1859, thousands of riots in Bengal refused to grow indigo and the rebellion spread। जैसा कि अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी सिस्टम थे वो ऑप्रेसिव थे, किसानों के लिए ठीक नहीं थे, ना उनको उतनी अच्छी कीमत मिल पा रही थी, उनको अपने फर्टाइल लैंड पर करना पड़ रहा था खेती, जिसकी वजह से वो धान की भी खेती नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों ने देखी। फिर वही बात है कि किसान जो है ज़्यादा शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो आखिर में उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने, हज़ारों किसानों ने नील की खेती से मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब जैसे जैसे ये रेबेलियन फैलता गया, तो रैयतों ने प्लांटर्स को, जो बागान मालिक होते थे, उनको रेंट देने से भी इनकार कर दिया, कहा हम आपका रेंट नहीं चुकाएंगे। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर इंडिगो की फैक्ट्रीज पर हमला करने लगे रैयत। अब जो औरतें थीं वो अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया, मतलब उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया।
और जो लोग प्लांटर्स बागान मालिकों की तरफ से रेंट वसूलने आते थे, रेंट कलेक्ट करने आते थे, उनको गुमाश्ता कहते थे, एजेंट जो होते थे उनको गुमाश्ता कहते थे, उनकी पिटाई की गई। अब रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे इंडिगो की खेती करेंगे और ना ही उसके लिए कर्जा लेंगे, और ना ही जो प्लांटर्स हैं उनके जो लठियाल हैं, लाठीधारी गुंडे आप कह लीजिए, तो उनके जो लठियाल्स होते थे, लाठीधारी गुंडे प्लांटर्स के, तो उनसे भी अब हम नहीं डरेंगे चाहे जो हो जाए। अब 1859 में जो इंडिगो रैयत्स थे, इनको ये लगने लगा था कि इनके पास में जो लोकल ज़मींदार हैं और जो विलेज हेडमैन हैं, मुखिया लोग, उनका समर्थन मिल सकता है, इनको ऐसा लगने लगा था। तो बहुत सारे गांवों में जिन हेडमैन से नील के इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरदस्ती साइन करवाए गए थे, उन्होंने ही इंडिगो किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। ठीक है, आमने सामने की लड़ाई मतलब पिच्ड बैटल लड़ी इन्होंने। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद ज़मींदार गांव-गांव घूमने लगे। ज़मींदार गांव-गांव गए और रैयतों से बोला कि आप जो है प्लांटर्स के लिए अब खेती नहीं करनी है आपको, और उनको कि बस आपको बिल्कुल मना कर देना है, मतलब उनको उकसाया कि आप प्लांटर्स को रेजिस्ट कीजिए। ज़मींदार इस बात से परेशान थे कि प्लांटर्स की ताकत बढ़ती जा रही थी और प्लांटर्स ज़बरदस्ती लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे, कि एक बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे ज़मींदारों से। तो नील के किसानों को ये भी लग रहा था, जो इंडिगो के जो किसान थे, कल्टीवेटर्स, उनको ये लग रहा था कि जो अंग्रेज़ी सरकार है, मतलब अंग्रेज़ी सरकार का मतलब जो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी यहाँ पर, वो भी संघर्ष में उनका साथ देगी, कि ये जो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जो प्लांटर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, इसमें उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी, साथ देगी। 1857 के रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और कोई बड़ा, सोचिए, रिवोल्ट नहीं चाहती थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई और बड़ा रिवोल्ट यहाँ पर तैयार हो, कि एक कोई और पॉपुलर रेबेलियन तैयार हो और उससे फिर निपटना पड़े और कई सारी समस्याएं। तो ये सब वो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई, न्यूज़ जैसे ही फैली कि एक और बगावत, एक नया रिवोल्ट, जैसे ही ये न्यूज़ फैलने लगी, तो जो भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट थे, नील की खेती वाले ज़िले जहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी, वहाँ जब बगावत की खबर फैली, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने 1859 में विंटर में ही उस इलाके का दौरा किया जहाँ पर इंडिगो डिस्ट्रिक्ट थे, जहाँ पर नील की खेती की जाती थी। तो वहाँ पर खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दौरा किया। सर्दियों का समय चल रहा था। रैयतों को लगा कि जो गवर्नमेंट है वो उनकी जो प्लाइट है, जो उनकी दुर्दशा है, इससे परेशान है। तो बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। उन्होंने, किसने? एशले ईडन जो थी, उन्होंने एक नोटिस इशू किया। और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि रैयत जो हैं उनको ज़बरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानने को मजबूर करवाया जाएगा, कि ज़बरदस्ती उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाए रैयत से, ऐसा नहीं किया जाएगा। और इसी नोटिस के बेसिस पर लोगों में ये न्यूज़ फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती जो है ना करने का हुक्म दे दिया है। जो ईडन थे वो किसानों को शांत करने के लिए और वहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक्सप्लोजिव सिचुएशन ना बन जाए, कोई विस्फोटक स्थिति ना बन जाए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कौन? ईडन एशले। ठीक है। तो जो उनकी कार्रवाई थी, उनका जो एक्शन था, उसको किस रूप में देखा गया? उसको किसानों ने अपने विद्रोह के समर्थन मान लिया। उन्होंने सोचा कि ये हमारा समर्थन कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये हमारे सपोर्ट में हैं ये लोग। अब जैसे जैसे ये रेबेलियन बढ़ा, फैलता गया, जैसे जैसे ये रेबेलियन फैलता गया, स्प्रेड करता गया, तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग कलकत्ता से, वो भी इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में भाग कर आए, नील के जो ज़िले थे उसमें भाग कर आए। और उन्होंने रैयतों की दुर्दशा के बारे में लिखा भी, बागान मालिकों की ज़ोर ज़बरदस्ती और ये जो अत्याचारी जो था नील का इंडिगो सिस्टम जो था, तो इसके बारे में उन्होंने लिखा।
ये इतना गड़बड़ सा, इतना भयानक तरीके से लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, इन सब के बारे में उन इंटेलेक्चुअल्स ने लिखा भी। तो इस बगावत से परेशान होकर, इस रेबेलियन से परेशान होकर जो गवर्नमेंट थी वो उसने क्या किया, उसने जो बागान मालिक थे, क्योंकि बागान मालिकों की उस समय बहुत खतरा था उनको, क्योंकि उन पर हमले हो रहे थे, तो बागान मालिकों मतलब प्लांटर्स की रक्षा के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने मिलिट्री बुलाई। ठीक है, सरकार को बुलाना पड़ा। जो इंडिगो का प्रोडक्शन था, इंडिगो प्रोडक्शन का जो सिस्टम था, उसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया। उसको इंक्वायर करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंडिगो कमीशन। ठीक है, इस कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी पाया, प्लांटर्स को दोषी पाया, और जो वो लोग जोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, प्लांटर्स की ज़बरदस्ती उनसे साइन करवा रहे थे और सब काम करवा रहे थे, तो उसको क्रिटिसाइज़ भी किया इस कमीशन ने, उसकी आलोचना भी की। इस कमीशन ने कहा कि नील की खेती जो है, जो इंडिगो प्रोडक्शन है, ये रैयत्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ये रैयत्स के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। कमीशन ने रैयतों से कहा कि वे जो अभी मतलब पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट था सौदा, उसको तो फुलफिल करें, उसको पूरा करें जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आगे से, इन फ्यूचर, आगे से उनसे ये कह दिया गया कि वो अगर ऐसा कोई, अगर उनके साथ में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में अगर इंडिगो प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो चाहें तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब ये जो रेबेलियन हुआ, ये जो बगावत हुई, इसके बाद इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो बंगाल में धराशायी हो गया, कोलैप्स हो गया। लेकिन जो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक थे, वो अब किधर की ओर शिफ्ट हो गए, बिहार की तरफ। अब वो बिहार पर ध्यान देने लगे। 19th सेंचुरी के आखिर में, 19th सेंचुरी के जो लास्ट का समय चल रहा था, उसमें जो आर्टिफिशियल सिंथेटिक डाइज थी उनकी डिस्कवरी हो गई लेट 19th सेंचुरी में। तो उन जो बागान मालिक थे, उनका जो बिजनेस था वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, बुरी तरीके से अफेक्टेड हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन को उन्होंने मैनेज कर लिया, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना उन्होंने मैनेज कर लिया, और सक्सेस भी पा ली उन्होंने कि प्रोडक्शन फिर अपना एक्सपेंड करते हैं बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there। अब देखिए, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान थे, उनका नाम था शुक्ला जी थे, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने गांधी जी को न्योता दिया, मनाया कि आप चंपारण चलिए और वहाँ पर जो इंडिगो कल्टीवेटर्स हैं, जो नील के जो किसान हैं, जो नील की खेती कर रहे हैं, उनकी दुर्दशा को देखिए चल के। ठीक है, तो इसका न्योता दिया और मनाया, गांधी जी को लेकर गए। महात्मा गांधीज विजिट इन 1917 मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। 1917 महात्मा गांधी का जो ये दौरा था चंपारण में, किस लिए था? जो इंडिगो प्लांटर्स थे, नील बागान मालिकों के खिलाफ, उनके अगेंस्ट, इसी को चंपारण आंदोलन की शुरुआत माना गया। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1917 में। अब देखिए, अभी मैंने आपको ब्लू रेबेलियन जो बंगाल का पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर एक सॉन्ग भी लिखा हुआ था, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो जो इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेजेस थे, जो नील के गांव थे, तो वहाँ का एक गीत था, एक सॉन्ग था। तो जो संघर्ष के पल चल रहे थे, संघर्ष के दौरान, तो उस समय लोग प्रायः क्या करते हैं कि सॉन्ग वगैरह गाते हैं। किस लिए? लोगों को इंस्पायर करने के लिए, एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए, और एक सेंस पैदा करने के लिए कलेक्टिव यूनिटी का, कि हम लोग एक हैं, सामूहिक एकता का सेंस पैदा करने के लिए लोग गाने गाते हैं, और जिससे एक दूसरे को लोग इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उत्साह बढ़ता है उससे। तो इसी तरह के जो सॉन्ग्स थे, उसमें हमें उनकी जो फीलिंग्स थी वो पता चलती हैं। तो जो ब्लू रेबेलियन, इंडिगो रेबेलियन जिस समय चला था, तो उस समय इसी तरह के कई सारे गाने बंगाल के निचले इलाकों में जो गांव थे, तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर सॉन्ग सुनाई देते थे। तो उसमें से एक सॉन्ग था,
तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो सॉन्ग क्या था? द लॉन्ग लाठीज वेल्डेड बाय द प्लांटर्स ऑफ मोल्ला हाथी। ठीक है, मोल्ला हाथी नाउ लाई इन अ क्लस्टर। द बाबूज ऑफ कोलकाता हैव सेल्ड डाउन टू सी द ग्रेट फाइट। This time, the riots are all ready. They will no longer be beaten in silence. They will no longer give up their life without fighting the lathiyals. तो इसका हिंदी में मतलब ये था, मौला हाथी के बागान, मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं, मतलब नाव से पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। मतलब अब लठियालों का मुकाबला करेंगे। देखिए, चांदपुर थाना हरदी में इंडिगो कमीशन के जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक हाजी मुल्ला थे, उनका इंटरव्यू लिया था। मंगलवार का दिन था, 5 जून 1860। ठीक है, 5 जून 1860 को। तो जो उनसे क्वेश्चंस किए गए थे, उन्होंने क्या आंसर दिए थे, वो भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और ये कहाँ छपा हुआ था? इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट के वॉल्यूम 2 के मिनट्स ऑफ एविडेंस के पेज नंबर 67 पर। मिनट्स ऑफ एविडेंस मतलब सबूतनामा के पेज नंबर 67 पर ये छपा हुआ था। तो देखिए, WS सीटन कार, जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिगो कमीशन के, उन्होंने हाजी मुल्ला से पूछा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? ठीक है, उन्होंने पूछा कि अगर कोई नए फ्रेश टर्म्स पे अगर आप करना चाहो तो किस तरह के टर्म्स पे आप करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने बोला कि मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। मुझे नहीं पता कि कोई भी नए टर्म्स जो भी आएंगे, नई शर्तें जो भी आएंगी, वो मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। तो फिर मिस्टर साले ने इनसे पूछा, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो रुपया बंडल? उन्होंने बोला कि क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहोगे? तो हाजी मुल्ला ने बोला, नहीं, मैं नहीं करूंगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, परंतु नील नहीं उगाऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे थे इंडिगो कमीशन के, और इंडिगो कमीशन के मेंबर्स ने, और हाजी मुल्ला ने उनके ये जवाब दिए थे। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और दोनों वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 2 पार्ट्स में मैंने इसको कंप्लीट किया है। वीडियो की लेंथ एक ही वीडियो में सब कुछ एकदम से प्रेशर डालना ठीक भी नहीं है। लेंथ ज़्यादा ना हो, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। और इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स बनाने थे, उनको मैंने लिखा है, वो नोट्स आप भी बनाइए। और बाकी मैंने समझा पूरा चैप्टर ही दिया। ठीक है, पूरे चैप्टर में जो जो बातें आई मैंने सारी समझा दी। मैंने चैप्टर की एक भी बात नहीं छोड़ी है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।